नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर लगभग 11,562 फीट की ऊंचाई पर जिस यूनियन टेरिटरीज में या स्टेट में स्थापित किया गया, उस यूनियन टेरिटरी का नाम है लद्दाख। तो लद्दाख गेट्स इट्स फर्स्ट मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर्स। ये लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में पालदान एरिया में उसको स्थापित किया गया और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट थिएटर भी है। तो दिस इज द मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर विच कैन बी ऑपरेट एट -28 डिग्री सेल्सियस। ये सीईओ जिनका नाम सुशील चौधरी है, पिक्चर्स टाइम का ये मूवी थिएटर्स है। ऑलमोस्ट इसी तरह के नियर टू द 4th थिएटर लेह में स्थापित करने की उनकी योजना है। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस भारत की संस्था ने भी जो मोटरेबल रोड है वर्ल्ड का हाईएस्ट लद्दाख के ईस्टर्न लद्दाख रीजन में उसको स्थापित किया गया था। लद्दाख आज भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें लेह और कारगिल ये 2 जिले शामिल होते हैं और आर के माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की स्थापना एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई थी। नेक्स्ट बात आती है शेयर डेस्टिनी 2021। शेयर SHARED शेयर डेस्टिनी 2021 क्या है? तो शेयर डेस्टिनी 2021 एक हम कहेंगे मल्टीनेशनल पीस कीपिंग लाइव एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल पीस कीपिंग, अगर मल्टीनेशन की बात आती है तो उसमें जो सहभागी राष्ट्र है उसमें चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया आते हैं। 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चाइना के हेनान प्रोविजन के क्वेशन काउंटी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के संयुक्त सराव, इस मल्टीनेशनल संयुक्त सराव का प्रशिक्षण आयोजित किया है। इस प्रशिक्षण का नाम है शेयर डेस्टिनी 2021। ये चाइना के हेनान प्रोविंस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चाइना के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ मंगोलिया और मंगोलिया के साथ थाईलैंड, ये राष्ट्र उसमें सहभागी हो गए। नेक्स्ट सुमित अंतिल के बारे में। सुमित अंतिल इसलिए चर्चा में है टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2020 में F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले ये जैवलिन थ्रो में 2nd इंडियन पैरा ओलंपिक है। अवनी लेखरा ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए 3 मीटर एयर राइफल शूटिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया था। यहाँ पर सुमित अंतिल इसलिए चर्चा में है कि 68.55 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुमित अंतिल चर्चा में क्यों? सुमित अंतिल चर्चा में इसलिए है जो पैरा ओलंपिक गोल्ड की श्रेणी में उन्होंने भारत के लिए 2nd स्वर्ण पदक को हासिल किया है। उनके पार्टिसिपेशन खेल का नाम आता है जैवलिन थ्रो। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड 68.55 मीटर का उन्होंने रिकॉर्ड किया है। उसके पहले अवनी लेखारा, उन्होंने भी इस 3 मीटर शूटिंग में निशानेबाज ने भारत के लिए गोल्ड मेडल को हासिल किया था। लड्डू वितरण योजना, अगर क्वेश्चन आता है लड्डू वितरण योजना किस टेरिटरी में या किस सांसद ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसका मेन पर्पस क्या है? तो ये लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अमित शाह जी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, उनका जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस है गांधीनगर में,
तो सितंबर मंथ यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एक माल न्यूट्रिशन की समस्या को जूझने के लिए एक पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है। उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम्स है। गांधीनगर के सांसद अमित शाह द्वारा ये लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ये 15 लड्डू जो न्यूट्रिशन समस्या को लड़ने के लिए दिए जाएंगे। तो ये थी लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम गांधीनगर में इंप्लीमेंट की जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है, भारत के प्रधानमंत्री ने ये जालियनवाला बाग स्मारक पुनर्निर्मित परिसर राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किया है। जालियनवाला बाग रिनोवेशन कॉम्प्लेक्स, जो जालियनवाला बाग स्मारक है, रिनोवेशन करके प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। 13 अप्रैल 1961 को जालियनवाला बाग परिसर का उद्घाटन सबसे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये जालियनवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को समर्पित किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अपने सैनिकों को जालियनवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये जो राष्ट्रीय नेता थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो एकत्रित भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, उसको मद्देनजर ये जालियनवाला बाग हत्याकांड याद किया जाता है। तो इसका जीर्णोद्धार करके जालियनवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट बात आती है लद्दाखी खुबानी। खुबानी को हम एप्रिकॉट भी कहते हैं, या खुबानी को हम जर्दालू भी कहते हैं, या लाल खुबानी के नाम से भी उसे हम जानते हैं। खुबानी जर्दालू लद्दाखी इसलिए पिक्चर्स में है कि फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ लद्दाखी एप्रिकॉट का, जो लेह लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कारगिल और लेह, तो ये एप्रिकॉट को दुबई के लिए फर्स्ट कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट की गई है। कृषिक एग्रीटेक ये फार्मर के साथ काम करके यहाँ पर लद्दाखी एप्रिकॉट या लाल खुबानी को एक्सपोर्ट करने में, या उनको थ्रू इनडायरेक्टली फार्मर का जो भी इनकम है उनको बढ़ाने के लिए कृषक एग्रीटेक यहीं पर काम करती थी। ये था लद्दाखी खुबानी। पिक्चर में इसलिए है लद्दाखी खुबानी, इसे हम जर्दालू या एप्रिकॉट के नाम से भी जानते हैं। इस बात आती है 13 अगस्त की। 13 अगस्त हम सभी लोग इसको एक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के तहत सेलिब्रेट करते हैं। तो एवरी ईयर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस जो हमारे इकोनॉमी और जीडीपी के लिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनको याद करने के लिए ये हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहली बात 2007 में लघु उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री, दोनों को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस मिनिस्ट्री को स्थापित किया गया था। आज भी हमारे देश की इकोनॉमी में और जीडीपी में 30% का शेयर ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से आता है। आज 13 अगस्त हम राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस स्मॉल इंडस्ट्री दिन की तरह मनाते हैं, लेकिन आज स्मॉल इंडस्ट्री ये कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पर स्मॉल माइक्रो या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में, और हमारे लिए उसके मिनिस्टर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई करके आता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चर्चा में इसलिए है, अगर इस स्टेट में लोगों का सबसे अधिक पूर्ण टीकाकरण हुआ है, ये फर्स्ट स्टेज आता है, या फर्स्ट स्टेज जो आता है टीकाकरण के मामले में, तो ये महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट हम मूव करें आरबीआई ने भारत नेपाल जो
रेमिटेंस ट्रांजैक्शन है उसको कैप को 15,000 से बढ़ाकर 2 लाख की परमिशन दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत नेपाल प्रेक्षण लेन देन की सीमा, जिसे हम रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस कहते हैं, इस लेन देन की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपीस कर दिया है। ये भारतीय ये जो कैप था, इस सीमा को हटाने के बाद ये दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ावा या भुगतान के लिए एक एक्सेसिबिलिटी होना या इजी होना, ये रेमिटेंस ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाने का मेन पर्पस है। तो इसी के साथ 2008 में इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम को लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा। क्रॉस बॉर्डर इंडिया और नेपाल में रेमिटेंस बिटवीन द इंडिया और नेपाल को एक बढ़ावा देना, ये उसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट बात आती है, आयकर विभाग ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांगों को वापस लेने के लिए नियम जारी किया है। हम सभी लोग जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिट्रो टैक्स का डिमांड फर्स्ट टाइम जो इंटरनेशनल कंपनी केन इंडिया CARN केन इंडिया और वोडाफोन के खिलाफ मांग की थी। तो ये टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट 2021 के तहत रिट्रोस्पेक्शन टैक्स को यहां पर सांसद ने उसको हटा दिया है। तो इसी मामले में आयकर विभाग ने जो भी नंबर ऑफ कंपनीज के लिए उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग की थी, ये मांग के तहत उन्होंने वापस लाने का नियम भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंस रहेगा फर्स्ट हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण कहां पर किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में फर्स्ट टाइम बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। यूएस बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है ओहमियम इंटरनेशनल, OHMIUM इंटरनेशनल। उन्होंने भारत के बेंगलुरु सिटी में इस इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया गया है। इसकी जो कैपेसिटीज है ऑलमोस्ट 6 मेट्रिक टन ब्लू हाइड्रोजन को स्थापित करने की है। ग्रीन हाइड्रोजन उनका जो सोर्स होता है ये नॉन फॉसिल सोर्स से बनाया जाता है, बल्कि ब्लू हाइड्रोजन ये क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द फॉसिल सोर्सेस से। तो ये कुछ फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, लेकिन ये ब्लू हाइड्रोजन के लिए होगा। हमारी जो आकांक्षा है, हमारा जो टारगेट है, वी मस्ट हैव इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काम करता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नॉन फॉसिल सोर्स से बनाया जाता है। हाइड्रोजन बनाने के लिए, उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ये प्रोसेस होती है वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बनाया जाता है या बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम इलेक्ट्रोलाइसिस को परफॉर्म करती है, और ग्रीन हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोलाइजेशन मेथड से बनाया जाता है तो इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स भी होता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो अलग अलग एप्लीकेशन में आता है, लेकिन जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है या गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम 10% ग्रीन हाइड्रोजन को भी मिक्स कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में प्रोडक्शन की समस्या को हल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के ये 10 क्वेश्चंस अगर आप अच्छी तरह से दोबारा सुनते हो तो मे बी it become the very easy to recall the MCQ and the answers which are associated with themselves. So, धन्यवाद. Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.